नाम लेकर आपका मेजबान रहमत कलीम आपकी खिदमत में हाजिर है। बुलेटिन का आगाज सुर्खियों के साथ। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह एक बार फिर ट्रैफिक की आमद-ओ-रफ्त के लिए बंद। चमलवास के मकाम पर पस्सियां गिराने की खबर। यूपी में छठे मरहले की वोटिंग सुबह से जारी। 10 अजला की 57 सीटों पर डाले जा रहे हैं वोट। अफगानिस्तान की इमदाद के लिए गंदम से लदे हुए दर्जनों ट्रक के साथ इमदाद की दूसरी खेप रवानगी के लिए तैयार। यूक्रेन से भारतीय शहरियों का इनखला जारी। अब तक 3726 शहरियों की हुई वतन वापसी। रूस के दावे को भारत ने किया खारिज। कहा यूक्रेन का मिल रहा है सपोर्ट, भारतीयों को नहीं बनाया गया हॉस्टेज। यूक्रेन और रूस जंग का 8वां दिन। आज खैरसोन पर रूस ने किया कब्जा, अब कीव पर है निशाना। यूक्रेन की राजधानी पर हुए हैं मुसलसल हमले। दारुल हुकूमत कीव से आ रही हैं धमाकों की जोरदार आवाजें। रूस के शहर सेंट पीटर्सबर्ग में यूक्रेन पर हमले के खिलाफ एक बार फिर एहतजाज शुरू। पुलिस की जानिब से क्रैकडाउन। रूस के खिलाफ मुमकिन जंगी जराइम की तफ्तीश का आगाज। अक़वाम मुत्तहिदा में यूक्रेन हमले के खिलाफ करारदाद मंजूर। रूस के खिलाफ करारदाद की मंजूरी के दौरान भारत ने फिर से वोट करने से किया इनकार। अमेरिका में नाराजगी। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ, लेकिन इस वक्त दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली से बड़ी खबर यह आ रही है कि यूक्रेन के मामले पर वजारत खारजा में एक अहम मीटिंग हो रही है और इस बार वजारत खारजा की ये अहम मीटिंग सीधे तौर पर जो हो रही है उसमें मुशावरती ये मीटिंग है, यानी मजलिस शूरा की मीटिंग है। इस वक्त जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक जो मीटिंग मुनक़िद की गई है वो वजारत खारजा की सतह की है, जिसमें पार्लियामेंटेरियन शामिल है। राहुल गांधी के हवाले से कहा जा रहा है कि राहुल गांधी भी इस मीटिंग का हिस्सा है और ये जो मीटिंग है पार्लियामेंट्री कंसल्टेटिव कमेटी जो MEA की है, यानी वजारत खारजा की कंसल्टेटिव कमेटी जो है पार्लियामेंट्री की, उसकी ये मीटिंग चल रही है, यानी वजारत खारजा के मजलिस शूरा की मीटिंग चल रही है। राहुल गांधी भी इस मीटिंग में शामिल हुए हैं। जाहिर सी बात है यूक्रेन के मुद्दे पर, यूक्रेन के मामले पर खारजा पॉलिसी जो हमारी रही है और भारत सरकार की जानिब से जिस तरह से शहरियों के इनखला का अमल शुरू किया गया, तेज किया गया है और जो तरीक़ेकार रहे हैं, राहुल गांधी ने उस पर पहले भी सवाल उठाया था। पार्लियामेंटेरियन दूसरे जो अपोजिशन पार्टी से हैं उनकी तरफ से भी मुसलसल सवाल उठाए जाते रहे हैं, लेकिन आज मौका मिला है उन्हें वजारत खारजा की इस पार्लियामेंट्री कमेटी में बैठ करके बात करने के लिए, सवालात पूछने के लिए और अपने कीमती आरा से वजारत को बताने के लिए, अपनी राय बताने के लिए वजारत को कि क्या कुछ और करने की जरूरत है और अपोजिशन की नजर में इस सूरत हाल से निकलने के लिए भारत सरकार के पास क्या कुछ रास्ते और हो सकते हैं, क्या कुछ ऑप्शन हो सकते हैं। तो पार्लियामेंट्री कमेटी जो कंसल्टेटिव कमेटी है, पार्लियामेंट्री कंसल्टेटिव कमेटी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की उसकी मीटिंग शुरू हो गई है दिल्ली में। राहुल गांधी का ये काफिला, राहुल गांधी पहुंचते हुए अपनी पूरी टीम के साथ, सिक्योरिटी के साथ राहुल गांधी इस मीटिंग का हिस्सा हैं और इस कमेटी के जितने मेंबरान हैं, बेशतर मेंबरान को इस मीटिंग में शामिल देखा गया है। खबर है कि आपसे थोड़ी देर पहले यह मीटिंग शुरू हुई है। इस मीटिंग का एक ही मकसद है, यूक्रेन के मुद्दे पर वजारत खारजा की जो पॉलिसी रही है, वजारत खारजा में जो कुछ चल रहा है इस वक्त, उस सिलसिले में और ज्यादा अपडेट हासिल करना और अपोजिशन के जो शुकूक व शुबहात हैं उन तमाम का इजाला इस मीटिंग में कराना और साथ ही साथ सरकार के सामने अपोजिशन के क्या कुछ मुतालबात रहेंगे, क्या कुछ मुतालबात के साथ साथ क्या कुछ रहनुमाई दी जा सकती है एक्सपीरियंस की बुनियाद पर, तजर्बों की बुनियाद पर अपोजिशन की जानिब से। इस हवाले से भी ये मीटिंग काफ़ी अहमियत के हामिल बताई जा रही है।
दिल्ली से एक और बड़ी खबर मिल रही है और वो बड़ी खबर है क्वाड ममालिक को लेकर के। क्वाड की एक हंगामी मीटिंग तलब कर ली गई है। क्वाड ममालिक की हंगामी मीटिंग यूक्रेन के पस मंजर में रूस और यूक्रेन की जंग की सूरत हाल के बीच ये क्वाड ममालिक की एक मीटिंग तलब की गई है, जिसमें वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी शामिल हो रहे हैं। और ये मीटिंग किस वक्त मुनक़िद होगी, टाइम शेड्यूल के हिसाब से जो तस्वीरें मिल पाई हैं उसके मुताबिक वज़ारत ख़ारजा से जो जानकारी मिली है उसमें कि आज ही ये मीटिंग होगी। और इस मीटिंग में न सिर्फ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हिस्सा लेंगे बल्कि ये दूसरे मुल्कों के जो रहनुमा हैं, चाहे वो अमेरिकी सदर जो बाइडेन हो, वो भी इसमें शिरकत करेंगे। साथ ही साथ जापान के हो या फिर दूसरे मुल्कों के जो क्वाड मेंबरान हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के हो, सब के सब इसमें शिरकत करेंगे। जो इस वक्त खबर मिल पा रही है उसके मुताबिक क्वाड ममालिक की इस मीटिंग में जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और इंडिया चारों ममालिक के रहनुमा इसमें शिरकत करेंगे। और आज ही इस मीटिंग के हवाले से, इस समिट के हवाले से बताया गया है कि आज ही ये समिट मुनक़िद होगी। जापान के प्राइम मिनिस्टर फोमी कोशिदा इसमें शामिल हो रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी इसमें शामिल हो रहे हैं और साथ ही साथ प्रेसिडेंट ऑफ यूएस यानी जो बाइडेन शामिल हो रहे हैं। साथ ही साथ ये भी इसमें तफसीलात है कि ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर की जानिब से भी कि ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर भी इसमें शामिल होंगे। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर यानी कि स्कॉट मॉरिसन इसमें शामिल होंगे। तो आज ये बहुत ही अहम मीटिंग हो रही है एक ऐसे वक्त में जब रूस और यूक्रेन की जंग अपने शबाब पर है। और ये जो कि सितंबर 2021 में आखिरी बार जो इन लीडरान की मीटिंग हुई थी, उसके बाद ये पहली मीटिंग होगी जब ऑनलाइन यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। इससे पहले की तस्वीर जो आपके स्क्रीन पर चल रही है, इससे पहले जब ऑफलाइन मीटिंग हुई थी वाशिंगटन में, न्यूयॉर्क में, तब वाशिंगटन में हुई थी, तब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी वहीं थे और ये ऑफलाइन मीटिंग हुई थी। लेकिन अब क्वाड की अहमियत और क्वाड अपनी सरगर्मियों का जायजा लेने के लिए एक ऐसे वक्त में एक्टिव हुआ है जब यूक्रेन और रूस की जंग अपने शबाब पर है। उसके खतरात न सिर्फ अमेरिका के लिए बल्कि क्वाड ममालिक के लिए भी बढ़ते चले जा रहे हैं और उसके असरात क्वाड ममालिक पर भी पड़ेंगे। इस जंग के असरात से किस तरह से निजात पाया जा सके, किस तरह से इससे निकला जा सके और इसके लिए क्वाड ममालिक को क्या कुछ करने की जरूरत रह गई इस सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, और इंडो पैसिफिक रीजन में क्या कुछ किया जा सकता है, दिफाई पहलू पर गौर करने की जरूरत है या नहीं, क्या कुछ और करने की जरूरत है, क्या रोल अदा कर सकता है इस जंग में क्वाड ममालिक, इस हवाले से भी ये मीटिंग बहुत ही अहम मानी जा रही है। तो आज ये मीटिंग वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इसमें शामिल हो रहे हैं, अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन शामिल हो रहे हैं, जापान के प्राइम मिनिस्टर कशीदो शामिल हो रहे हैं और ऑस्ट्रेलियन पीएम यानी कि स्कॉट मॉरिसन, ये सब के सब शामिल हो रहे हैं। और इस मीटिंग का एक ही मकसद अभी तक के समझ में आ रहा है कि इस पस मंजर में क्वाड को नापना, इस सूरत हाल में क्वाड को जांचना कि ऐसी सूरत हाल जब पैदा होगी, जब जंग की सूरत हाल दो फरीक में पैदा होगी और उसमें एक फरीक शामिल होगा, एक मेंबर शामिल होगा, तो फिर क्या क्वाड के दीगर ममालिक भी इसमें सपोर्ट करेंगे, क्या क्वाड के दीगर ममालिक भी इस जंग में एक ही फरीक के साथ है, किस तरह का ताउन मिल सकता है, क्या कुछ इंतजाम की क्या कुछ ज़रूरियात और रह गए हैं, क्या कुछ कमियां हैं और क्या करने की ज़रूरत है। इन तमाम हवालों से ये मीटिंग काफ़ी अहम मानी जा रही है। और आज ये मीटिंग टाइम इसका फिक्स अभी तक के नहीं किया गया है कि किस वक्त ये मीटिंग मुनक़िद होगी, लेकिन ये माना जा रहा है कि आज मीटिंग किसी भी वक्त मुनक़िद हो सकती है। क्वाड की हिंदुस्तान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के रहनुमाओं को एक साथ फिर से आज देखा जाएगा जब रूस और यूक्रेन की जंग अपने शबाब पर है। उस बीच ये तैयारी और इस तैयारी के आगे का क्या कुछ खाका तैयार होगा, आने वाले वक्त में जब मीटिंग मुनक़िद होगी तब हम आपको तफसीलात ज़रूर बताएंगे। लेकिन इस वक्त खबर मिल रही है कि ये मीटिंग आज ही मुनक़िद होने जा रही है। इधर पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान की सूरत हाल को देखते हुए हिंदुस्तान ने इमदाद का ऐलान किया था और इमदाद की कई खेप पहुंच भी गई है और एक और खेप जो गंदम से लदे हुए ट्रक पर मबनी है उसे भेजने की तैयारी चल रही है। ये वो तैयारी है जो आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर। इन ट्रकों के जरिए जो गंदम है 50,000 मैट्रिक टन गंदम भेजने का जो भारत सरकार ने तालिबान की इंतजामिया से अफगानिस्तान से वादा किया था, उसमें से 25,000 मैट्रिक टन पहले खेप में पिछले हफ्ते भेज दिया गया है और अब ये दूसरी
खेप तैयार है, पाकिस्तान के रास्ते इसे भेजा जाएगा ताकि अफगानिस्तान में जो भूखमरी की सूरत हाल है, जो क्राइसिस है, उस क्राइसिस से निकलने में अफगानिस्तान को मदद मिल सके। हिंदुस्तान की सरकार ने इंसानी बुनियादों पर यह मदद की है और इसका वादा रूस के मॉस्को में ही किया था। अब खबर मिल रही है कि भारत सरकार ने दूसरे कंसाइनमेंट को भी भेजने का फैसला कर लिया है और इसकी तैयारी करीब करीब मुकम्मल हो चुकी है। आज किसी भी वक्त ये दूसरी खेप रवाना हो सकती है और इसके जरिए अफगानिस्तान की आवाम को एक बार फिर से राहत मिल सकती है। अफगानिस्तान में इमदादी अशिया, इमदादी चीज़ें जो भारत सरकार की तरफ से भेजी गई हैं, अब तक के कई खेप भेजी जा चुकी हैं, चाहे वो मेडिकल इक्विपमेंट हो, अद्वियात हो या वैक्सीन हो या उसके अलावा खाने पीने की चीज़ें या गंदम, इन तमाम हवालों से भारत सरकार का जो रोल रहा है वो काफ़ी अहम रोल रहा है। और यही वजह है कि दुनिया भी एक तरफ से ये मानती है कि भारत सरकार ने जिस तरह से इंसानी बुनियादों पर तालिबान इंतज़ामिया के आने के बाद से अफगान की आवाम की मदद की है वो काबिल सताइश है। तो एक और काफिला तैयार है पूरी तरह से, एक और खेप पूरी तरह से तैयार है निकलने के लिए। किसी भी वक्त ये काफिला रवाना हो सकता है। अब बात करेंगे यूक्रेन रूस जंग की। 8वां दिन जंग जारी है। बम धमाके और मिसाइल हमलों से पूरे शहर में, चाहे वो कीव का हो, खरसोन का हो, खार्किव का हो या फिर दूसरे शहर हो, धमाके ही धमाकों से दहल उठे हैं। तबाही और तबाही के मनाजिर ही देखने को मिल रहे हैं। ये सारी तस्वीरें जो आपके स्क्रीन पर चल रही है उसी यूक्रेन से आई है जिस यूक्रेन पर मुसलसल रूस निशाना लगाता हुआ दिखाई दे रहा है। रूस की जानिब से जो हमले किए जा रहे हैं, उन हमलों के नतीजे में जो तस्वीरें देखने को मिल रही है वो तस्वीरें दहशत पैदा कर देने वाली हैं। लेकिन आज जो सुबह जो अपडेट मिल पाई है उसके मुताबिक यूक्रेन की जंग में अब तक के एक और शहर पर कब्जा करने का रूस ने दावा किया है और बताया जा रहा है कि रूस की फौज बाज़ाब्ता तौर पर खरसोन पर कब्जा कर चुकी है और इसकी पुष्टि भी हो चुकी है, तस्दीक भी हो चुकी है। साथ ही साथ खबर मिल रही है कि 227 सिविलियन, जो अगर यूएन के हिसाब से देखें, यूएन के आंकड़े जो देखें, यूएन के जानिब से जो तादाद बताई जा रही है उसमें 227 सिविलियन की तादाद, जो हलाकतों की तादाद बताई जा रही है, 525 जख्मियों की तादाद बताई जा रही है। हालांकि बताया जा रहा है कि 1 मिलियन से ज्यादा लोग यहां से निकल गए हैं। इस बीच न सिर्फ कीव पर बल्कि खार्किव पर भी हमले हो रहे हैं और इस हमले में मुसलसल धमाके हो रहे हैं। दुनिया में दूसरी जानिब एहतजाज अपने शबाब पर है, लेकिन 8वें दिन भी एहतजाज अपनी जगह, लेकिन धमाके थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। इधर अमेरिकी महकमा खारजा ने अपने एक हालिया बयान में रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से फौरी तौर पर खूनरेज़ी रोकने और यूक्रेन से अपनी फौज वापस बुलाने का मुतालबा किया है। महकमा खारजा अमेरिका ने कहा कि मीडिया की आज़ादी पर हमला भी मुसलसल रूस की फौज कर रही है और रूस की जानिब से मीडिया की आज़ादी पर भी हमला किया जा रहा है। यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव से धमाकों की आवाज़ें जोर जोर से सुनाई दे रही हैं। आपको बता दें कि अभी सुबह तक के जोर से धमाकों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। रात भर धमाके हुए, कीव पर हमले किए गए। मकामी वक्त के मुताबिक अगर यूक्रेन की बात करें, यूक्रेन के कीव की राजधानी, वहां रात के 3 बजे के करीब 4 जोरदार धमाकों की आवाज़ सुनी गई, जिनकी वजह से आसमान रोशन हो गया। ताहम अभी तक ये वाज़ेह नहीं हो सका है कि इस हमले का हदफ क्या था, इसमें कितनी जानें गई हैं। लेकिन ऐनी शाहिदीन का कहना है कि यहाँ पर बड़ा नुकसान हुआ है इंसानी जानों का। इस बीच धमाके कीव के मरकजी रेलवे स्टेशन के नज़दीक होने वाले एक बड़े धमाके के कुछ घंटे बाद हुए हैं। ये धमाके उस मकाम के नज़दीक हुए जहां हज़ारों यूक्रेनी शहरी रूस की बमबारी से बचने के लिए पनाह लिए हुए हैं। यानी शहरियों के बहुत ही करीब में ये धमाके हुए। लेकिन अच्छी बात यह रही कि बहुत ज़्यादा इसमें जानी नुकसान की खबर नहीं मिली। इस बीच हिंदुस्तान की जानिब से रूस के उस कमेंट का या उस इल्ज़ाम का जवाब दिया गया जिसमें रूस ने कहा था कि यूक्रेन की फौज ने भारतीय शहरियों को और भारत के तलबा को होस्टेज बना रखा है और उसे जंग में ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। इस पर भारत की वज़ारत ख़ारिजा ने पलटवार करते हुए कहा कि हमें यूक्रेन से मुसलसल सपोर्ट मिल रहे हैं और हमें इस तरह से कोई खबर नहीं है कि हमारे तलबा को यूक्रेन ने यरगमाल बना रखा है, इसलिए ये बात हम किसी भी नये से काबिल कबूल हमारे लिए नहीं है। यूक्रेन के शहर खार्किव के जुनूब मशरिक में 2 घंटे के फासले पर वाक़ शहर इज़ियम के एक हुकूमती एहलकार ने बताया है कि कहरोस के फिजाई हमले में 2 बच्चों समेत 8 शहरी मारे गए हैं।
डिप्टी मेयर व्लादिमीर मेत्सोकिन ने बताया कि शहर के मरकजी हिस्से को काफी नुकसान पहुंचा है, जबकि एक इमारत हमले के नतीजे में पुलिस एहलकार जख्मी भी हुआ है। रूस के शहर सेंट पीटर्सबर्ग में यूक्रेन पर हमले के खिलाफ एहतजाज की आंधी तेज होती हुई दिखाई दे रही है। पुलिस की जानिब से क्रैकडाउन भी शुरू हो चुका है। तो ये अब तक का अपडेट है। हमले मुसलसल जारी है, लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा हमला जो चल रहा है वो सीधे तौर पर कीव और खार्किव पर चल रहा है। लेकिन इसके अलावा इस हमले के बीच यूक्रेन में जो यूएन में जो अक़वाम मुत्तहिदा में जो कुछ हुआ वो अपने आप में एक तरह से आप कह सकते हैं तारीखी लम्हा था, तारीखी कदम भी था, क्योंकि 1997 के बाद पहली बार इस तरह का हुआ जब इमरजेंसी और हंगामी मीटिंग बुलाई गई और उसमें यूक्रेन के खिलाफ जो जंग जारी है उसमें रूस की जारहियत के खिलाफ बाकायदा तौर पर वोटिंग की गई और कहा गया कि एक करारदाद रखी गई। करारदाद ये रही कि रूस अपनी फौज जल्द से जल्द वापस ले और इस जंग को खत्म करे, हथियार डाले। तो इस पर जो ममालिक थे जिन्होंने वोट किए हैं, उन ममालिक में से 34-35 ऐसे ममालिक थे जिन्होंने बाकायदा तौर पर गैर हाजिरी दर्ज कराई। साथ ही साथ 5 ममालिक ऐसे थे जो इस करारदाद के खिलाफ वोट किया और करीब 134 ऐसे थे जिन्होंने बाकायदा तौर पर इस करारदाद के हक में वोट किया है। तो जो सलामती कौंसिल में अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास के दौरान जो कुछ नजर आया उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं, लेकिन अच्छी बात यह रही कि अक़वाम मुत्तहिदा ने अपना काम करना शुरू ज़रूर किया है। लेकिन सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि इसके बावजूद भी रूस का हमला थमता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुतेरेस ने क्या कुछ कहा है वो भी आप सुन लीजिए। Assembly has spoken. As Secretary General, it is my duty to stand by this resolution and be guided by its call. The message of the General Assembly is loud and clear. End hostilities in Ukraine now. Silence the guns now. Open the door to dialogue and diplomacy now. The territorial integrity and sovereignty of Ukraine must be respected in line with UN Charter. We don't have a moment to lose. The brutal effects of the conflict are plain to see. But as bad as the situation is for the people in Ukraine right now, it threatens to get much, much worse. The ticking clock is a time bomb. I'm also deeply concerned with its potential consequences for regional and global peace and security and the world struggling to recover from COVID. Today's resolution reflects a central truth. The world wants an end to the tremendous human suffering in Ukraine. The same truth was clear in the rapid mobilization of funds for our life-saving humanitarian operations in Ukraine and neighboring countries. Our global flash appeal was met with record generosity. I am deeply grateful to donors for their support. With that funding in hand, we will be able to scale up the delivery of vital medical and health supplies, food, safe drinking water, shelter and protection. Looking ahead, I will continue to do everything in my power to contribute to an immediate cessation of hostilities and urgent negotiations for peace. अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास के बाद या इजलास के अंदर भी अमेरिका के जो मंदूब थे और यूक्रेन के जो मंदूब थे उन्होंने जो बात कही है उस पर गौर करना ज़रूरी है। एक तरफ जहां जंग के खात्मे और अमन की बात की गई, वहीं दूसरी जानिब जवाबदेही भी तय करने की बात कही गई कि ऐसी सूरत हाल में जब दुनिया सुपर पावर के गेम में दाखिल हो रहा है, एक दूसरे के खिलाफ बढ़ता हुआ आगे दिखाई दे रहा है, ऐसे में जिम्मेदारी और जवाबदेही जब तक नहीं तय की जाएगी तो आज इस खित्ते में, कल किसी और खित्ते में इस तरह की कोशिश होगी और इस तरह की तबाही देखने को मिलेगी। Today we call on Russia to stop its unprovoked, unjustified, unconscionable war. In an historic meeting, the United Nations General Assembly overwhelmingly voted to reprimand Russia for invading Ukraine and demanded that Moscow stop fighting and withdraw its military forces. I'm happy to report, or rather to confirm what you saw with your own eyes. The United Nations is still alive and going through the process of catharsis.
believe in the United Nations. Now people of Ukraine have more reasons to believe in the United Nations. It is just a beginning. Don't think that it was the end in itself or a purpose in itself, the vote. The vote is a powerful message to the Russian Federation. But I need to refer you to what I said in my statement as well. I still believe that there are citizens of the Russian Federation of dignity who unfortunately right now are cut from the information about how many Russian soldiers are killed in Ukraine. And as soon as they learn the magnitude of the tragedy, I hope they will stop the dictatorship in their country and the war is going to be over. As you know, due to the actions of the Russian Federation in the Security Council last month was not able to perform its duties, and we had to move, as asked by the Security Council, in fact, to the General Assembly. Nevertheless, the Security Council remains busy with Ukrainian issues, with the Russian crisis, and I call on you to call it Russian crisis. Stop calling it Ukrainian crisis. The only country that launched this crisis was Russian Federation. So the Security Council remains busy with issues, how to address like humanitarian problems. I express my sincere gratitude to all nations who have already came forward, offered assistance in money, goods, shelter. अक़वाम मुत्तहिदा में रूस के खिलाफ करारदाद की वोटिंग के दौरान एक बार फिर से भारत सरकार की जानिब से या भारत के नुमाइंदे गैर हाजिर रहे, यानी एब्सेंट रहे। हिंदुस्तान की जानिब से यह दूसरी बार ऐसा देखने को मिला है जब वोटिंग से गुरेज किया गया। वोटिंग से किनाराकशी इख्तियार करने पर अब अमेरिका में भारत के खिलाफ सुगबुगाहट तेज हो गई है। अमेरिका की सेनेट में बाज़ाब्ता तौर पर सवाल पूछा गया अमेरिकी सरकार से, अमेरिकी इंतजामिया से, कि आखिर भारत सरकार को मनाने की कोशिश क्यों नहीं की गई। भारत सरकार क्यों खुल करके दुनिया जिस यूक्रेन को सपोर्ट कर रही है उसका साथ देता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यूक्रेन के इस मामले पर अमेरिकी इंतजामिया ने जवाब दिया कि हमने कोशिश की भारत सरकार को मनाने की, लेकिन हमारी कोशिश कामयाब नहीं हुई। I was really disappointed to see India abstain and sit on the sidelines at the UN rather than weighing in support of Ukraine as the rest of the world's democracies did. So can you speak to that a little bit? Senator Shaheen, wonderful to see you again today. I want to describe a pitched battle we've been having. Secretary Blinken has been on the front lines of that battle. The President, other senior officials in the State Department have been relentlessly conducting a very serious high-level dialogue with our Indian counterparts over Ukraine over the course of months now, but culminating in this past week. We can already see an evolution in some of India's public position. I'll describe that. But maybe first I'll say I had several conversations with Indian officials in the last 24 hours. You may know yesterday an Indian student was killed in the Russian bombing of Kharkiv. And what we can see already very quickly is that action has begun to turn public opinion in India against a country they perceived as a partner. Undeniably, that partner has just killed an Indian young person who was an innocent victim in Ukraine. Let me say that all of us have been working to urge India to take a clear position, a position opposed to Russia's actions. But what have we seen so far? We've seen a number of abstentions. We have seen this interesting evolution just in the past couple of days. So you may have seen yesterday, the Indian government said it would send a humanitarian airlift
of humanitarian supplies from India to Ukraine. That's important. That's a request that's coming from Ukraine's leadership. Second, it said in a UN session that it called for all states to abide by the UN Charter, to respect sovereignty and the territorial integrity of other states. That wasn't criticism of Russia, but a very clear reference to Russia's violation of the UN Charter and violation of Ukraine's sovereignty. So we're making small steps, Senator Shaheen. I assure you we are on this and working every day to make sure that we're trying to close the gap between where we are and where our India. इसके साथ अभी तक का उर्दू खबरनामा ख़त्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान रहमत कलीम को याद दीजिए। खुदा हाफ़िज़।